हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि क्लास 12th के हमारे सभी स्टूडेंट बहुत ही अच्छे होंगे। फिलहाल आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स का चैप्टर 3 जो है हमारा विद्युत धारा। इस चैप्टर के लगभग 7 सालों में जो पेपर में बार बार न्यूमेरिकल पूछे गए हैं उन सभी न्यूमेरिकल को हम कराने वाले हैं। मैं आपको स्पष्ट यहां पे लिख दिया हूं कि पिछले 7 सालों में जितने भी न्यूमेरिकल आपके बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से पूछे गए हैं उन सभी को आज हम कराने वाले हैं। मैं बता दूं कि जितने भी स्टूडेंट हैं जो पीवाईक्यू तैयार करना चाहते हैं, जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल तैयार करना चाहते हैं, वो सभी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे। मैं सबसे पहले आपसे ही कह रहा हूं, वीडियो पे क्लिक किए हैं तो क्यों क्लिक किए हैं? क्योंकि देखना है ना, क्योंकि आप सीखना चाहते हैं न्यूमेरिकल। तो आज हम पूरी तरीके से जीरो लेवल से आपको सिखाएंगे। तो अब क्लिक कर ही दिए हैं, पढ़ने आ गए हैं, तो मैं यही कहूंगा ना, थोड़ा सीरियस होकर पढ़ाई आज कर लीजिएगा। हाथ जोड़कर निवेदन है दोस्त, पढ़ाई कर लीजिए, आपके ही भविष्य की बात कर रहे हैं हम। समझ तो रहे हैं ना? तो आइए जी, चलिए। तो यहां पे हमारा देख सकते हैं क्लास 12 फिजिक्स विद्युत धारा चैप्टर है, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल कराने रहे हैं बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए। तो पहला हमारा यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है जी? तो कह रहे हैं यदि किसी चालक के अनुप्रस्थ काट से 10 मीटर में 1200 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है तो विद्युत धारा ज्ञात कीजिए। ये एक क्वेश्चन हमने दे दिया है। देखिए, सबसे पहली बात, मैं आपको सिंपल भी क्वेश्चन कराऊंगा, हार्ड भी क्वेश्चन कराऊंगा। जो क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं ना वो सब हम करा रहे हैं। तो पहले हमने यहाँ पे सिंपल ही एक क्वेश्चन लिया है। मैं चाहूंगा कि प्रत्येक स्टूडेंट जो इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी को कहूंगा कि वीडियो को पहले पॉज करके इसको ट्राई कीजिए कि क्या आप इस क्वेश्चन को, क्या आप इस न्यूमेरिकल को आप सॉल्व कर पा रहे हैं। ठीक है, मैं साइड हट रहा हूं, यहाँ पे देख ही सकते हैं, आप इसको पॉज करके आप देखिए। ठीक है, चलिए, ट्राई आपने किया होगा, मैं आशा करता हूं। आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया है तो देखिए कितना आसान है। ठीक है, बाद में अभी मैं लगा देता तो आप कहते सर आसान आसान करा रहे हैं, तो इसीलिए मैंने कहा पहले कि पहले आप खुद लगाकर देखिए। चलिए, तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? सबसे पहले हल लिखेंगे। सबसे पहले आपको क्या पहले पता करना है कि टारगेट क्या है हमारा। टारगेट समझ रहे हैं ना, कि लक्ष्य क्या है, हमें इस क्वेश्चन में क्या पता करना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में यहाँ पे कह रहा है कि तो धारा ज्ञात कीजिए, मतलब विद्युत धारा आई का मान हमें ज्ञात करना है। ये हमें पहले से अब पता चल गया है। तो पहले हम अपना टारगेट पता करेंगे, उसके बाद जो जो ये वैल्यू दिया है ना उसको हम लिखते हैं। तो चलिए हम लिखेंगे जी। सबसे पहले तो हम क्या लिखेंगे कि दिया गया है, दिया गया है। अब क्या क्या दिया गया है सबसे पहले लिखते हैं। तो फर्स्ट हमारा दिया हुआ है, पहले हमारा दिया है कि अनुप्रस्थ काट से 10 मिनट, मिनट किसका होता है जी? समय का मात्रक होता है ना, तो इसलिए हम यहाँ पे समय का वैल्यू दे दिया है। समय टी का वैल्यू दे दिया है हमें 10 मिनट। ये हमारा 10 मिनट, ये हमारा समय का वैल्यू दे दिया है। ठीक है, और यहां पे हमारा दे दिया है 1200 कूलाम आवेश। देखिए 1200 कूलाम आवेश, तो आवेश का मान यहां पे हमारा दे दिया है ना, आवेश। ये हमारा आवेश जो है, आवेश क्यू का मान कितना दे दिया है? तो 1200 क्या है? 1200 कूलाम हमारा क्या दे दिया है? आवेश का मान हमें दे दिया है। तो सीधी बात है जी, समय का मान दे दिया, आवेश का मान दे दिया, तो हम यहाँ पे क्या फॉर्मूला लगा देते हैं? तो हम क्या जानते हैं जी? हम जानते हैं विद्युत धारा। तब हमें क्या फॉर्मूला में कहा था? विद्युत धारा ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं विद्युत धारा, विद्युत धारा। अब विद्युत धारा क्या होता है? विद्युत धारा आई इक्वल टू क्यू बाई टी होता है। ये सभी फॉर्मूला जानते हैं, आई इक्वल टू क्यू बाई टी होता है। अब स्टूडेंट क्या किए होंगे? तो यहाँ पे आई इक्वल टू, यहाँ पे क्यू का मान है 1200 कूलाम, तो 1200 कूलाम लिख दिए होंगे। ये 1200 लिख दिए होंगे यहाँ पे, स्पष्ट रूप से कहूं तो 1200 यहाँ पे लिख दिए होंगे। और यहाँ पे जो टी है, समय का मान 10 मिनट लिख दिए होंगे। तो इस तरीके से अक्सर स्टूडेंट 10 यहाँ पे लिख दिए होंगे। अगर आप भी 10 यहाँ पे लिखे हैं तो समझिए आप क्वेश्चन को गलत, अब गलत राह में ले जा रहे हैं। भैया 10 हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे, ओनली क्या लिखेंगे जी? देखिए, अगर थोड़ा सा यहीं पे स्टूडेंट गलती करते हैं, क्या? देखिए समय हमें मिनट में दिया है,
ये जो फॉर्मूला है इसमें समय का जो वैल्यू है ना वो सेकेंड में लिया जाता है। तो भैया 10 मिनट को हम सेकेंड में चेंज करेंगे ना। और 10 मिनट, अगर 10 मिनट है, टी इजकल टू 10 मिनट है, तो इसको सेकेंड में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 60 से हम गुणा करा देते हैं। जैसे 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, तो इसीलिए 10 मिनट को अगर हमें सेकेंड में चेंज करना है तो 60 से गुणा करा देते हैं। तो 60 से गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा, 600 हो जाएगा। तो ये आप समझ गए 10 मिनट में 600 सेकेंड होता है। तो यही हम 600 यहाँ पे लिखेंगे। तो या तो आप 10 अगर लिखे हैं तो ऐसे कर दीजिए, सबसे अच्छा है कि आप लिख दीजिए 10 और गुणे 60 कर दीजिएगा। क्यों, क्योंकि सेकेंड में हमने चेंज करने के लिए लिखा हुआ है। अब इसी को आई इजकल टू क्या हो जाएगा, ये 1200 हो गया, और ये 10 में 60 का गुणा होगा तो ये 600 हो जाएगा। अब ये बताइए 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, अब क्या बचा, आई इजकल टू 12/6 बचा। और 6 दूना क्या होता है जी, 12, तो मतलब 2 एम्पियर। 2 एम्पियर ये क्या हमारा आ गया जी, ये हमारा आंसर आ गया। अब बताइए ये न्यूमेरिकल हार्ड था, मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये न्यूमेरिकल हार्ड था? बिल्कुल भी नहीं था। बशर्ते आपको समझना पड़ेगा कि ये कौन सा फॉर्मूला में लगाना है, फिर मिनट को कहाँ सेकेंड लेना है, ये सब आपको समझना है। हल्का सा यहाँ पे, हल्का सा थोड़ा सा यहाँ पे अंतर किया गया था। आशा करता हूं आपको समझ में आया है। यही चीजें आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना वीडियो देखेंगे, उतना और भी आपके दिमाग में बैठेगा। समझ पा रहे हैं ना? स्क्रीनशॉट, चलिए जी स्क्रीनशॉट ले लिए। तो आपका कर्तव्य यही है दोस्त, अक्सर स्टूडेंटों को मैं देख रहा हूं कि वो वीडियो आ रहे हैं, क्लिक भी कर रहे हैं, और वीडियो वो पूरी तरीके से वॉच नहीं कर रहे हैं। आ रहे हैं 5 मिनट देखेंगे और सोचेंगे मजा नहीं आ रहा है, चले जाएंगे। अरे भैया पढ़ाई मजा है जी, पढ़ाई मजा है। पढ़ाई एक जिम्मेदारी है दोस्त, जिसको आपको, आपका कर्तव्य है पढ़ाई को करना। ये मजा नहीं है। पढ़ाई लगता है, लोग कहते हैं कि पढ़ाई में मजा लेकर पढ़ो, अरे भैया पढ़ाई मजा है ही नहीं। और खासकर अभी आपको पढ़ाई मजा लगेगा ही नहीं। जिस दिन आप बड़ा बड़ा काम करेंगे, जिस दिन अलग अलग आपको काम करना पड़ेगा बाहर जाकर, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ जी पढ़ाई ही मजा था वास्तव में। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा दोस्त, अपनी लाइफ को बनाने के लिए आपको क्या करनी पड़ेगी, पढ़ाई करनी पड़ेगी दोस्त। समझ रहे हैं ना? चलिए जी, जो समझ रहे हैं अच्छी बात है, वो तो वीडियो देखेंगे ही और अपना सब नोट्स में नोट डाउन करते हुए सीख रहे होंगे। और जो नहीं समझेंगे उनकी और अच्छी बात है, उनको मैं नहीं सिखाऊंगा, उनको खुद उन समय सिखा देगा। कहते हैं ना कि खुद से बदल जाओगे तो अच्छा रहेगा, समय बदला ना तो बहुत तकलीफ होगी दोस्त, बहुत तकलीफ होगी। तो सही अच्छा है कि आप खुद से ही बदल जाइए, खुद से ही आप अपना अच्छे से पढ़ाई कीजिए। नहीं तो समय तो है ही, एक ना एक दिन तो सिखा देगा। अगला हमारा आता है दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, 12 वोल्ट विभवांतर लगाने पर किसी चालक में 3 एम्पीयर धारा प्रवाहित होती है, तो प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। 12 वोल्ट विभवांतर मतलब 12 वोल्ट का विभवांतर लगाने पर क्या होगा, चालक में 3 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। अब प्रतिरोध ज्ञात करना है, मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करूंगा इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ज्यादा हार्ड नहीं है दोस्त, बहुत इजी है, कर सकते हैं आप। ठीक है, मैं साइड हट जाऊं। चलिए आप सभी एक बार इसका प्रैक्टिस जरूर कर लीजिए। कर लिए होंगे, अच्छी बात है। चलिए अब मैं सॉल्व करता हूं। देखिए सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, दिया गया है, ऐसे लिखेंगे, दिया गया है। अब क्वेश्चन में हमारा टारगेट क्या पता चल गया कि प्रतिरोध हमें ज्ञात करना है, ये हमें पता चल गया। तो जो जो वैल्यू दिया है उसको उसको पहले हम लिखते हैं। तो क्या दिया है, 12 वोल्ट विभवांतर, तो मतलब यहाँ पे विभवांतर, तो यहाँ पे विभवांतर का मान हमारा दे दिया है, भी का मान वो क्या दिया है, 12 वोल्ट। ठीक है, दूसरा हमारा क्या दिया है वैल्यू, दूसरा दिया है 3 एम्पियर की धारा, तो ये हमारा विद्युत धारा दिया है, विद्युत धारा। तो विद्युत धारा आई का जो मान है वो 3 एम्पियर, 3 एम्पियर है। ठीक है, ये दो मान हो गया। तो कह रहा है प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। प्रतिरोध तब हम लिखेंगे, तब प्रतिरोध, प्रतिरोध हम ज्ञात करने के लिए कह रहे हैं। तो प्रतिरोध आर इजकल टू क्या होता है जी, प्रतिरोध आर इजकल टू क्या होता है, भी बाई आई होता है। ये सभी हम फॉर्मूला जानते हैं, प्रतिरोध आर इजकल टू भी बाई आई होता है। तो अगर हम इस फॉर्मूले को सॉल्व करते हैं
तो क्या होगा जी, यहाँ पे आर इजकल टू वी का मान क्या है 12 वोल्ट, आर का आई का मान क्या है 3 एम्पियर। तो ये क्या हो जाएगा, आर इजकल टू 3 चौको 12। तो यहाँ पे 4 जो यहाँ पर हमारा 4 ओम आया, 4 ओम, ये हमारा प्रतिरोध का मान निकल गया और ये हमारा आंसर आ गया। समझ रहे हैं? तो 4 ओम क्या आ गया, सीधा हमारा वैल्यू आ गया। कोई क्वेश्चन हार्ड है जी? बिल्कुल भी नहीं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या ये क्वेश्चन हार्ड था? बिल्कुल भी नहीं। तो यही मैं कह रहा हूं कि अभी हम, आप ऐसा नहीं सोचिएगा बस इजी ऐसे ही मिलेगा। अरे भैया अभी तो शुरुआत हम किए हैं, एक एक करके बेसिक लेवल से हम हार्ड लेवल तक लेके जाएंगे। ये भी मैं बता दूं, ये सब क्वेश्चन आपके पेपर में आए हुए प्रश्न हैं। सोचिए इतना आसान आसान भी प्रश्न आता है आपके पेपर में। आप सोचते हैं ना बहुत हार्ड हार्ड आते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बशर्ते आप अपना पहले आकलन कीजिए कि जब हम ये क्वेश्चन आपको नहीं बताए थे तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाए थे या नहीं कर पाए थे। अगर नहीं कर पाए थे तो समझिए यही क्वेश्चन आपके लिए हार्ड है दोस्त। आपको पढ़ाई करने की आवश्यकता है, आपको बार बार न्यूमेरिकल पे प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। समझ तो रहे हैं ना? चलिए जी, समझ रहे हैं तो आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। थर्ड हमारा क्वेश्चन है कि किसी तार की लंबाई, ध्यान से समझेंगे, किसी तार की लंबाई, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और प्रतिरोधकता दी जाती है तो उसका प्रतिरोध निकालना होता है। कैसे निकालते हैं जी? मतलब ये हमें कह रहा है कि मान लेते हैं एक चालक तार है और इस चालक तार की लंबाई हमें दे दिया जाए कि इस चालक तार की लंबाई a है, इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a है और इसकी प्रतिरोधकता, इसके अंदर जो उत्पन्न प्रतिरोधकता है वो क्या है, हम कह सकते हैं रो है। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है तो आप बताइए प्रतिरोध, इस चालक का प्रतिरोध क्या होगा। तो हम इसके लिए प्रतिरोध का क्या फॉर्मूला जानते हैं, हम प्रतिरोध R इक्वल टू फॉर्मूला जानते हैं, R इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए होता है, ये हम फॉर्मूला जानते हैं। ठीक है, तो R इक्वल टू रो एल बाई ए, ठीक है, रो इंटू एल बाई ए ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, इस फॉर्मूले को ही केवल आपको लिखना है, अदर कुछ नहीं जी, यही फॉर्मूला आप लिख देंगे आपका काम हो जाएगा। अब ये कहाँ से हम जानते हैं, जानते हैं आपको कहाँ से हम जानते हैं? मैं थोड़ा अगर एक्सप्लेन कर दूं तो यहाँ पे आप लिखेंगे हल, हल में आप क्या लिखेंगे कि हम जानते हैं, ऐसे आपको पूरा अच्छे से लिखना पड़ेगा सब चीज। हम जानते हैं, क्या जानते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध, एक फॉर्मूला हम जानते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। अब विशिष्ट प्रतिरोध को ही प्रतिरोधकता कहते हैं। हमें क्वेश्चन में कह दिया है विशिष्ट प्रतिरोधकता दी जाती है, तो विशिष्ट प्रतिरोधकता को रो से दर्शाते हैं। तो रो का वैल्यू, रो का विशिष्ट प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है रो इक्वल टू आर ए बाई एल, ये फॉर्मूला होता है। रो इक्वल टू आर ए बाई एल ये फॉर्मूला होता है। अब बताइए ये एल जो है इधर भाग में, इधर आएगा तो गुणा कराएगा, तो ये क्या हो जाएगा रो इंटू एल इक्वल टू क्या हो जाएगा आर इंटू ए हो जाएगा, ये होगा ना। ठीक है, उसके बाद अगर आप ध्यान से समझें तो देखिए अब क्या हो गया, ये हमारा ए जो है ये इधर गुणा में, इधर आएगा तो भाग करा देगा। तो यहां से हमारा आर का जो वैल्यू निकला, आर का वैल्यू निकला वो क्या निकला, रो इंटू एल बाई ए, ये हमारा आर का वैल्यू निकल गया और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आर इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए। यहाँ पे हमें यही कहा था कि यदि चालक तार की लंबाई एल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए और प्रतिरोधकता रो दी जाती है, अगर ये सभी वैल्यू दिया जाए तथा प्रतिरोध निकालना होता है तो आप निकालिए प्रतिरोध। तो कैसे निकलेगा, तो इसी फॉर्मूले से निकलेगा आर इक्वल टू रो एल, आर इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए। तो ये केवल आपको फॉर्मूला यहाँ पे बताना था। चलिए जी, आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। चलिए एक न्यूमेरिकल इस पर हम लगाकर आपको दिखाते हैं, एक न्यूमेरिकल चलिए इस पर हम देते हैं आपको। ठीक है, जो कि आपसे पूछा गया है इस पर न्यूमेरिकल, तो वो भी हम दिखा देते हैं। क्या कह रहा है कि एक तार की लंबाई 2 मीटर, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल इतना है, यदि उसका प्रतिरोधकता इतना 1.7 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर हो तो उसकी प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। अब बताइए, इसमें सब वैल्यू दे दिया है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो को रोकिए और इसको पहले आप सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। ठीक है, मैं थोड़ा सा हट गया,
क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए और इसको सॉल्व कीजिए। किए होंगे ना? चलिए, अच्छी बात है जो स्टूडेंट मेरी बातों को सुन रहे हैं और मान भी रहे हैं, अच्छी बात है दोस्त, यही एक अच्छे स्टूडेंट का कर्तव्य है। अब चलिए मैं आपको करके दिखाता हूं, ठीक है? और आंसर मिलाइएगा कि आपका भी आंसर यही आया है ना। तो हल हमें क्या ज्ञात करना है? हमें उसका प्रतिरोध आर का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो दिया है उसको लिखते हैं, तो दिया गया है। अब क्या क्या दिया गया है? तो तार की लंबाई पहला में दिया गया है, तार की लंबाई दिया है, वो दिया है 2 मीटर, ठीक है। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दिया है, अनुप्रस्थ काट का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो है, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को हम ए से दर्शाते हैं। ए इजकल टू क्या होता है जी? ए इजकल टू क्या होता है? ए इजकल टू होता है 0.5 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर, ये होता है। यदि उसका प्रतिरोधकता, यदि उसका प्रतिरोधकता जो है, प्रतिरोधकता को हम किससे, रो से दर्शाते हैं, और यदि उसका प्रतिरोधकता रो का मान हो गया 1.7 इंटू 10⁻⁻8 ओम, ये हमारा हो गया ओम मीटर, सॉरी ओम मीटर हो गया। तो कह रहा है ये एल ए रो का मान दिया है, अब प्रतिरोध हमें ज्ञात करना है, तो हम सीधा लगा देंगे, प्रतिरोध तब हम प्रतिरोध लगा देंगे। अब प्रतिरोध आर इजकल टू, हम क्या जानते हैं फॉर्मूला, आर इजकल टू रो एल बाई ए, ये फॉर्मूला हम जानते हैं। अब इस फॉर्मूले पर अगर हम रखते हैं तो देख लेते हैं क्या मिलता है। तो अगर इन सर हम रखें तो क्या निकलेगा, आर इजकल टू क्या मिलेगा जी? हम्म आर इजकल टू रो का मान कितना है जी? तो रो का मान यहाँ पे हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 1.7 इंटू 10⁻⁻8, ठीक है। इंटू फिर गुणा का चिन्ह, फिर एल का मान कहाँ है? एल का मान है 2, तो 2 हमने लिख दिया। अब फिर ए का मान कहाँ है जी? तो 0.5 इंटू 10⁻⁻6, ये आप देख सकते हैं। रो का मान सबसे पहले हमने इतना रखा है यहाँ पे, ठीक है। फिर हमारा एल का मान हमने 2 रखा है, और फिर ए का जो मान है वो 0.5 इंटू 10⁻⁻6 रख दिए हैं। इतना हमने रख दिया, तो अब देख लीजिए ये आर इजकल टू, और 2 का 1.7 में गुणा होगा तो 17 दूना 34, मतलब 3.4 ये हमारा हो जाएगा। ये 10⁻⁻8 हो जाएगा। ये 10⁻⁻6 ऊपर चला गया तो 10⁻⁻6 से ऊपर जाएगा तो 6 हो जाएगा। ये 0.5 है तो ये 0.5 हमने लिख दिया, ठीक है। अब देख लीजिए, अब इसको अगर हम आगे बढ़ाते हैं तो आर इजकल टू ये क्या हो जाएगा, 3.4। ये 8 में से 6 चला जाएगा तो यहाँ पर 10⁻⁻2 बचेगा। ये 0.5 हो गया। अब अगर हम ऊपर 10 का गुणा नीचे 10 का गुणा कराते हैं, तो ये 10 का गुणा अगर इसमें होगा ना, तो ये हमारा जानते हैं कितना हो जाएगा, 10 का गुणा अगर 3.4 में होगा तो ये हमारा हो जाएगा 34, गुणे 10⁻⁻2, ये हमारा इतना हो जाएगा। और ये 10 इसमें गुणा होगा तो ये 5 हो जाएगा। सही कह रहे हैं ना? बिल्कुल, इतना हमारा हो जाएगा। अब इतना हो गया, तो अब देखिए, अब सीधी बात है 5 का इसमें हम गुणा करा देंगे, ठीक है। आर इजकल टू अब क्या हुआ, अब यहाँ पे आर इजकल टू ये 34 अब भागे 5 हो जाएगा, और गुणे 10⁻⁻2 है, इतना ही ना है जी। अब देख लीजिए 5 का अगर 34 में हम भाग कराएंगे ना, तो देखिए 5 छक्के 30, तो 5 छक्के 30 दशमलव, फिर ये 4 हो जाएगा, तो 5 छक्के 30, 5 सत्ते 5 40, तो ठीक है। तो ये देख लीजिए 5 का अगर हम भाग देंगे 34 में तो 6 दशमलव, ठीक है, 5 छक्के 30, हाँ 6.8, 6.8 आ जाएगा, और 10 के घात -2, मतलब 6.8 इंटू 10⁻⁻2, ये हमारा ओम क्या हो जाएगा, इतना ओम हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये इतना ओम क्या हमारा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।
तो बताइए कुछ हार्ड था जी? कुछ भी हार्ड था? बिल्कुल भी हार्ड नहीं है दोस्त। इतना आपको इजी वे में हमने आपको बता दिया। केवल हमने फॉर्मूला पर वैल्यू रखा है, हमारा आंसर निकल गया। तो समझ में आ रहा है ना? तो पूरी तरीके से ये क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं, वही हम करा भी रहे हैं। और आप टेंशन ना ले, और भी हम सब हार्ड क्वेश्चन को, लॉन्ग क्वेश्चन सब हम कराएंगे जी। चलिए आइए आगे थोड़ा और भी हम एक क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन को मैं कहूंगा आपको सॉल्व करना है। क्या है कि 220 वोल्ट सप्लाई से जुड़े 100 वाट के बल्ब में प्रवाहित धारा ज्ञात कीजिए। यहाँ पे कह दिया 220 वोल्ट, 220 वोल्ट के सप्लाई से जुड़े 100 वाट के बल्ब में विद्युत धारा ज्ञात कीजिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये क्वेश्चन अभी मैं सॉल्व करूंगा ना, तो बहुत इजी आपको लगेगा। बट मैं आपसे कहना चाहूंगा इजी लगेगा नहीं, आप देखिए आपसे लग रहा है या नहीं। मेरा ये मानना है कि अगर इजी ही क्वेश्चन हो बट आपसे नहीं लगे तो वो क्वेश्चन हार्ड ही है, आपको सीखना पड़ेगा। तो इसलिए मैं कहूंगा थोड़ा सा मैं साइड हट जा रहा हूं। चलिए, पर इस क्वेश्चन को मैं चाहूंगा आप सभी सॉल्व कीजिए जी, सभी सॉल्व कीजिए। ट्राई किए होंगे ना? चलिए चलिए, कोई बात नहीं, सॉल्व किए होंगे तो अच्छी बात है। अब आंसर हमें मिलाइएगा। तो यहां पे हम लिख देते हैं हल। और लिखेंगे क्या? सबसे पहले हम लिखेंगे दिया गया है, ये इतना हम लिखते हैं। और दूसरा हमारा टारगेट क्या है? प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करना, मतलब आई का मान हमें ज्ञात करना है। तो जो दिया है पहले इसको लिखते हैं। तो क्या दिया है जी? यहाँ पे क्वेश्चन हमारे क्या दिया है? 220 वाट की सप्लाई, 220 वोल्ट, यहाँ पे सॉरी 220 वोल्ट दिया है। तो 220 वोल्ट, वोल्ट किसका मात्रक होता है? विभवांतर का। तो यहाँ पे इसका मतलब विभवांतर का मान दिया है, विभवांतर। तो विभवांतर भी का जो मान दिया है वो 220 वोल्ट दे दिया है। ठीक है, इतना हमारा 220 वोल्ट हमारा दे दिया। ठीक है, इसको थोड़ा सा अच्छे से हम लिख देते हैं 220 वोल्ट को। 220 वोल्ट हमने लिख दिया। फिर इससे जुड़े 100 वाट के बल्ब, 100 वाट। ठीक है, अब वाट किसका मात्रक होता है? तो विद्युत शक्ति का मात्रक होता है वाट। विद्युत शक्ति, विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है? विद्युत शक्ति का मात्रक जो होता है वो वाट होता है। और वाट का मान दे दिया है 100 वाट। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया। अब इसमें कह रहा है कि बल्ब में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो धारा का मान हम ज्ञात करेंगे तो लिखेंगे तब, तब हम क्या लिखेंगे? तब विद्युत धारा। अब विद्युत धारा आई का मान हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। ठीक है, तो जब आई का मान हमें ज्ञात करना है और यहाँ पे हमारा भी और पी का मान दिया है, तो भी और सॉरी भी का मान और पी का मान दिया है, आई का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे एक चीज हम जानते हैं, क्योंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं जी? विद्युत शक्ति। विद्युत शक्ति, विद्युत शक्ति का एक फॉर्मूला होता है जो क्या होता है? P इजकल टू V इंटू आई। ये कन्वर्ट जब आप करेंगे ना फॉर्मूलों का, तो उसमें ये हमें फॉर्मूला एक मिलता है P इजकल टू V इंटू आई। अब इसको अगर सॉल्व हम कर लेते हैं तो P, विद्युत शक्ति का मान, P का मान देखिए, हमें किसका मान ज्ञात करना है? हमें विद्युत धारा इस I का मान ज्ञात करना है। तो हम एक काम करते हैं, V इधर गुणा में है, इधर आएगा तो भाग करा देगा। तो इसका मतलब ये हमारा I का जो मान आया ना वो P बाई भी आ जाएगा, P बाई भी। ये हमारा फॉर्मूला आ जाएगा। मैं ये आई का मान ज्ञात करना है, तो अब वैल्यू हम रख देते हैं। तो ये आई इजकल टू, पी का मान कहाँ है जी? 100 वाट है, तो ये हम लिख देते हैं 100 वाट। ठीक है, और उसके बाद भी का मान क्या है? 220, तो 220 हमने रख दिया। अब ये 100 जीरो से, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा? 10 बाई, अब क्या हो जाएगा? आई इजकल टू ये क्या हो जाएगा? 10/22 हो जाएगा। यही ना होगा जी? 10/22 हो जाएगा। अब इसको हम अगर हम भाग देते हैं तो क्या हो जाएगा? 2 × 5 = 10 और 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2, मतलब 5/11 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे यही हम आंसर कर देंगे एम्पियर में।
अब इससे ऊपर सॉल्व होगा नहीं, या अब भाग देकर देख सकते हैं तो एम्पियर में आपका वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, इतना हमारा आंसर आ गया। आशा करता हूं आप समझ रहे होंगे। आगे बढ़े, आगे बढ़े ना दोस्त। चलिए अब मैं थोड़ा सा आपको कुछ बताना चाहूंगा। देखिए, होता ही है ना, कभी भी स्टूडेंट आप स्टडी कर रहे होंगे, अभी क्या है आप क्लास 12th में हैं, तो थोड़ा क्या होता होगा कि जब आपको मन नहीं करता होगा पढ़ाई करने का, फिर भी आप बैठ कर पढ़ाई कर रहे हैं। तो ये कभी कभी आप सोचते हैं पता नहीं क्या होगा, मन नहीं करता है, तो कभी इधर कॉपी कभी इधर बुक ऐसे फेंक देते हैं, पढ़ते नहीं है, बीच बीच में गैपिंग हो जाता है। तो सोचते हैं स्टूडेंट, ऐसा नहीं नहीं सोचते हैं, सोचते हैं आप, मुझे लगता है कि आप भी सोचते होंगे, मैं जब था मैं सोचता था कि कल से पढ़ाई बिल्कुल करूंगा। अब कल बिल्कुल मैं बैठकर पढ़ाई कर भी लेता था, तो आज पढ़ लूंगा पूरी अच्छे तरीके से। फिर अब कल पढ़ने की बारी आएगा ना, तो फिर कल कुछ बहाना हो जाएगा, या कहीं चले गए तो कल अब छूट गया, तो फिर बीच में पूरा गैपिंग हो जाता है। तो यही मेन कारण है कि आप मतलब पढ़ाई जो है वो कंसिस्टेंसी के साथ नहीं हो पाता। और जब पढ़ाई कंसिस्टेंसी के साथ नहीं हो पाता ना, तो दिक्कत आ जाती है। वहीं से हम कह सकते हैं जो गिरने का जो डाउनफॉल होता है वो स्टार्ट होता है। तो इसीलिए मैं कहूंगा जब भी आप पढ़ाई करें एक सही टाइमिंग बनाएं, शाम को 7 बजे या शाम को 7:30 बजे, और उस टाइम कुछ भी हो उस टाइम पे आपको बैठकर आपको 1-1.5 घंटे अपनी पढ़ाई करनी ही है। ऐसा आप फिक्स टाइमिंग अपना बना ले। ठीक है, तो इस तरीके से बनाकर पढ़ेंगे ना तो कुछ हो सकता है। अदरवाइज बहाना वाला चलेगा तो वो चलता ही रहेगा पूरी साल। एग्जाम भी आ जाएगा बहुत ही पास, फिर भी वो चलता रह जाएगा, वो समाप्त होने वाला नहीं है। तो अगला आता है 4 ओम, 6 ओम और 12 ओम प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। क्या? तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हमसे कह रहा है ये 4, 6 और 12, ये 4, 6, 12 है, ये प्रतिरोध है। मैं थोड़ा सा इसको श्रेणी बनाकर बता दे रहा हूं। तो देख लीजिए ये 3 प्रतिरोध हैं। अब कौन कौन सा है? एक 4 ओम है, एक 6 ओम है, और एक क्या है 12 ओम है। ये तीनों प्रतिरोध क्या है? तीनों प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं। ये तीनों प्रतिरोध कौन से क्रम में? तो समांतर क्रम में इस तरीके से जुड़े हुए हैं। इस तरीके से यहाँ पे एक कुंजी लग गया, और यहाँ पे एक सेल या बैटरी लग गया है, इस तरीके से। ठीक है, तो देख लीजिए ये तीनों ओम जो हैं वो समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो कह रहा है तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो हम ज्ञात कर लेते हैं जी तुल्य प्रतिरोध। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे? तो देख लीजिए हम लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं हल। हल में हम लिखेंगे कि दिया गया है प्रतिरोध, दिया गया है प्रतिरोध। अब इसको R1, इसको R2, इसको R3 मान लेते हैं। तो प्रतिरोध R1 जो है इसका मान है 4 ओम। फिर R2 का जो वैल्यू है वो हमारा है 6 ओम। फिर R3 का जो वैल्यू है वो हमारा है 12 ओम। इतना हमारा क्या दिया है? ये हमारा वैल्यू दिया है। ठीक है, तो कह रहा है तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो तुल्य प्रतिरोध हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो लिखेंगे तब हम लिखेंगे प्रतिरोध, यहाँ पे कौन से क्रम में जुड़े हैं? प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो प्रतिरोध का समांतर क्रम संयोजन, प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। तो प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन का फॉर्मूला क्या होता है? तो वो होता है R = R1 + R2 + R3। तो ये प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन है। ये इतना हमारा हो जाएगा। ठीक है, अब इस पर वैल्यू अगर हम रख दें तो क्या, सॉरी सॉरी सॉरी, प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन है ना, तो समांतर क्रम संयोजन का ये फॉर्मूला नहीं होता है। समांतर क्रम संयोजन का फॉर्मूला होता है 1/R = 1/R1 + 1/R2 और +1/R3। ये प्रतिरोधों के समांतर क्रम इस तरीके से संयोजन है।
अब इसको अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 1/r=, अब देखिए इन सभी का वैल्यू रख देते हैं। R1 का मान है 4 है तो 1/4 रख देते हैं। R2 का मान है 6 और R3 का मान है 12, तो ये सब हमने रख दिया। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो 1/r=, 4 6 12, इन सभी का हो जाएगा 12, 4 तिहाई 12, तो 3 एकम में 3, 6 दूना 12, 2 एकम में 2, और 12 एकम में 12, तो 1 एकम में 1, ऐसे वो हमारा हो गया। ये सब आप जानते हैं, ये बेसिक बात है। 1/r=, 3 2 5 1 6, तो ये 6/12 हो जाएगा। फिर इसको अगर पलटेंगे तो इसको भी पलट देते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा r/1, नीचे 1 का कोई मतलब नहीं होगा, और ये हो जाएगा 12/6 हो जाएगा। और 6 दूना 12, 2 बार में चला जाएगा, तो यहाँ से r का जो मान आया वो 2 ओम आ जाएगा। r का जो वैल्यू आया वो क्या आ जाएगा जी, 2 ओम, और यही 2 ओम हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ गए ना? कुछ है जी इसमें, हमें यही कहा था कि 4 ओम 6 ओम 12 ओम समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, तो तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो हमने सबसे पहले लिखा कि दिया गया है प्रतिरोध R1 R2 R3 तीनों का मान रखा। और समांतर क्रम में यहाँ पे पहले ही कहा था, तो इसलिए समांतर क्रम संयोजन का फॉर्मूला लगा दिया। जैसे ही लगा दिए तो तुल्य धारा तुल्य प्रतिरोध का मान हमें मिल गया, जो है 2 ओम। स्क्रीनशॉट आप ले ही लिए होंगे, ले लिए है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन आता है कि एक चालक का प्रतिरोध 20, ध्यान से आप समझेंगे ये समझ में आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन ये इतना इजी नहीं है, अब 5-5 नंबर में ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कह रहे हैं कि एक चालक का प्रतिरोध 20 डिग्री सेल्सियस पर 10 ओम है। 20 डिग्री सेल्सियस जब ताप है चालक का, तो उस समय पर प्रतिरोध 10 ओम है। तो कह रहा है कि उसका तापीय गुणांक जो है ना, तापीय गुणांक का मान 0.004 प्रति डिग्री सेल्सियस हो, तो 70 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे हमसे कह दिया स्पष्ट रूप से कि 70 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध का मान क्या होगा, ये आप हमें बताकर दिखाइए जी। ठीक है, तो इसको कैसे दिखाएंगे, पता है? इसको कैसे करेंगे जी, मैं थोड़ा सा आपको टाइम दे रहा हूं, आप कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा मैं मैसेज एक बार कर लूं, ठीक है? आप थोड़ा कर लीजिए, इसको ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए जी, ट्राई कीजिए। हाँ जी, सभी से, सभी कर रहे हैं ना? चलिए, आशा करता हूं कि आप सभी किए होंगे। ठीक है, किए ही होंगे जी आप सभी। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, जो किए हैं अच्छी बात है, जो नहीं किए हैं उनके लिए मैं ध्यान से समझा रहा हूं, आप ध्यान से समझिएगा। इसको मैं रख लूं, ठीक है? चलिए, तो यहाँ पे हमसे कह रहा है कि देखिए एक चालक है, उसका प्रतिरोध अगर 20 डिग्री सेल्सियस पे कह रहा है कि 10 ओम है, तो प्रतिरोध 20 डिग्री सेल्सियस पे 10 ओम है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, क्या लिखेंगे जी, कि हम लिखेंगे कि प्रतिरोध, ठीक है, चालक का प्रतिरोध। तो चालक के प्रतिरोध ना, जब भी हम तापीय गुणांक के लिए हम दर्शाते हैं, तापीय गुणांक पर, तो चालक के प्रतिरोध का आर नॉट लिखते हैं। आर नॉट क्यों हमने लिखा है 0 यहाँ पे, क्योंकि डिग्री सेल्सियस बता रहा है कि 20 डिग्री सेल्सियस पे है, तो इसलिए आर 0 रख दिए। ठीक है, जिससे कि हमें पता चलेगा कि किसी स्पेशली ताप पर यहाँ पे प्रतिरोध का मान दिया है, और वो कितना दिया है, 10 ओम दिया है, तो ये 10 ओम हमने रख दिया। फिर कह रहे हैं ताप गुणांक का मान। अब ताप गुणांक का मान यहाँ पे दे दिया है, ताप गुणांक, और ताप गुणांक को हम अल्फा से दर्शाते हैं, और अल्फा इक्वल टू क्या मान दिया है, 0.004
प्रति डिग्री सेल्सियस, ये हमारा दे दिया है। तो कह रहा है 70 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ठीक है, 70 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम लिख देते हैं तब हम लिख देते हैं कि ताप गुणांक के लिए प्रतिरोध, तो ताप गुणांक के लिए प्रतिरोध का हम फॉर्मूला जानते हैं जो होता है आर टी इजकल टू क्या होता है जी, तो आर टी इजकल टू होता है आर नोट और कोष्ट में क्या होता है आर नोट 1/1 प्लस अल्फा इंटू टी, ये हमारा फॉर्मूला होता है। ये आप याद रखेंगे आर टी इजकल टू आर जीरो, ये आर नोट है और कोष्ट में 1 प्लस अल्फा इंटू टी होता है। अब इसका अगर वैल्यू रख दे तो क्या होता है, तो ये आर टी है। आर टी मतलब क्या है कि परम ताप जो हमारा क्या है ताप गुणांक है उसका प्रतिरोध हम ज्ञात कर रहे हैं। आइए आर जीरो क्या हो जाएगा, चालक का प्रतिरोध, तो कितना है 10 ओम है, तो ये हमने 10 ओम रख दिया। ठीक है, ये हमारा 1 है तो हमने 1 लिख दिया, प्लस ये अल्फा क्या है, अल्फा ताप गुणांक है, तो ताप गुणांक का मान है 0.004 है, तो इतना हमने रख दिया। फिर ये टी है, तो टी क्या है, गुणा में है, तो गुणा के लिए कोष्ट में हम लिख दे रहे हैं। और ये टी क्या है, तापमान है, तो कितने ताप दिए हैं, एक 20 डिग्री सेल्सियस, एक 70 डिग्री सेल्सियस। तो हम यहाँ पे ताप के लिए कभी भी करते हैं, दो ताप है, एक T1 का मान है 20 डिग्री सेल्सियस और एक हमारा T2 का मान कह रहा है कि 70 डिग्री सेल्सियस पर ताप कितना प्रतिरोध हमें ज्ञात करना है। तो हम क्या करते हैं, जो अधिक वाले हैं ना, मतलब अंतिम वाले में से प्रारंभिक वाले को घटा देते हैं। ठीक है, जो फाइनल हमारा T का जो मान निकलेगा वो क्या निकलेगा, T2 माइनस T1 निकलेगा। अगर हम इसको सॉल्व कर ले तो T2 का मान है 70 और T2 का मान T1 का मान है 20, तो 70 में से 20 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 50 डिग्री सेल्सियस। तो यही हम काम कर लेंगे, यहाँ पे T के जगह पे क्या लिखेंगे, T2 माइनस T1 लिख देंगे। तो इसको अगर हम पूरा मान ही डायरेक्ट रख देते हैं तो 70 माइनस 20 हो जाएगा, 70 माइनस 20 हो जाएगा ना, तो ये हमारा इतना हो जाएगा 70 माइनस 20। और ये मेन कोस्ट है तो मेन कोस्ट को बंद कर देते हैं। अब देख लीजिए, अगर अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आर टी ये हमारा 10 है ना, तो 10 को हमने 10 लिख दिया। फिर यहाँ पे 1 है तो 1 हमने लिख दिया, प्लस अब क्या हो जाएगा, प्लस आप यहाँ पे ध्यान समझ सकते हैं 0.004 है ना, तो हम लिख देते हैं 0.004। इसी में गुणा हो जाएगा, 70 में से 20 चला जाएगा, 50 बचा, तो ये 50 से गुणा हो जाएगा ना, बिल्कुल हो जाएगा। अब आप हमें बताइए कि ये हमारा 10 तो हमने लिख दिया, ये हमारा 1 हो जाएगा। अब 50 में अगर इसका हम गुणा करा लेते हैं तो कितना आ जाएगा जी, 0.2 आ जाएगा ना। 50 का अगर आप 0.004 में गुणा कराते हैं तो 0.2 आ जाएगा, आप देख लीजिएगा। और 0.2 का अगर आप गुणा करा लेते हैं जी, ये 10 हमारा हो गया। ये 1 और 2 ये हमारा गुणा हो जाएगा, कोष्ट मतलब गुणा ही है ना। अब 1 प्लस 2 का ये क्या हो जाएगा, 1.2 ये हमारा हो जाएगा। अब 1.2 अगर 10 में गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा जी, 1.2 अगर 10 में गुणा हो जाएगा तो ये 12 हो जाएगा। तो आर टी का मान जो आया वो 12 ओम आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 12 ओम। ये 12 ओम क्या आ जाएगा, ये 12 ओम क्या आ जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा किसका, प्रतिरोध का जो वैल्यू आ जाएगा ये 12 ओम आ जाएगा। आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। तो इस तरीके से एक सिस्टमेटिक आप करेंगे, ये फॉर्मूला हमेशा याद रखिएगा जहां से आपको ये करना है। ताप गुणांक पर बहुत सारे न्यूमेरिकल आपको बनेंगे जी। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले लिए है ना, कितना टाइम हो गया भैया, चलिए जी। और क्वेश्चन हम देख लें, चलिए एक क्वेश्चन और हम देख लेते हैं, फिर आपको हम एक होमवर्क भी देंगे। एक सेल का विद्युत वाहक बल, एक सेल का विद्युत वाहक बल 2 वोल्ट है। ठीक है, और वाह्य प्रतिरोध जो है वो 30 जोड़ने पर, वाह्य प्रतिरोध 30 जोड़ने पर धारा क्या हो गया, धारा है 0.5 एम्पियर की धारा बह रही है। तो आंतरिक प्रतिरोध का मान हमें ज्ञात करना है जी, कि आंतरिक प्रतिरोध का मान क्या होगा। ये हमारा क्वेश्चन कह दिया है।
ठीक है। अब चलिए इसको हम थोड़ा सा समझाते हैं आपको कि कैसे ये हमारा होगा जी। ठीक है, ठीक है, चलिए। अच्छा, वैसे मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक किया गया है। हालांकि यहाँ पे ना 30 नहीं बल्कि 3 ओम दिया है। ठीक है, मैं कह रहा था क्वेश्चन में थोड़ा सा गलत दिखा रहा है। ये 3 ओम, ठीक है, 3 ओम जोड़ने पर 3 ओम वहां पे दिया है। तो जो क्वेश्चन में बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है वही हम क्वेश्चन चाहते थे कि आपको हम करा दें। तो चलिए वही हमने लिख दी। वैसे आप 30 ओम करके भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए एक सेल का विद्युत वाहक बल हमें दे दिया है, तो सबसे पहले हम लिख देते हैं विद्युत वाहक बल। अब विद्युत वाहक बल को ई से दर्शाते हैं, ई इक्वल टू 2 वोल्ट। ठीक है, फिर बाह्य प्रतिरोध, बाह्य प्रतिरोध का मान दे दिया है बाह्य प्रतिरोध। अब बाह्य प्रतिरोध को आर से दर्शाते हैं कैपिटल। अब बाह्य प्रतिरोध का मान दे दिया है 3 ओम। फिर यहाँ पे धारा का मान दिया है विद्युत धारा। अब विद्युत धारा आई इक्वल टू क्या मान दिया है जी, विद्युत धारा आई इक्वल टू 0.5 एम्पियर, ये विद्युत धारा का मान दे दिया है। अब कह रहा है आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। यही ना हमसे कहा जी, आंतरिक प्रतिरोध, मतलब यहाँ पे हमारा आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर का मान हमें ज्ञात करना है। तो चलिए ज्ञात कर लेते हैं। तो सीधे हम लिखेंगे तब आंतरिक प्रतिरोध। आंतरिक प्रतिरोध क्या क्या फॉर्मूला होता है, आई इक्वल टू क्या होता है, V बाई आर प्लस स्मॉल आर, ये फॉर्मूला होता है। V इक्वल टू क्या होता है, सॉरी आई इक्वल टू क्या होता है, आई इक्वल टू V, सॉरी क्या लिख दिया भैया, ये भी कहाँ से, सॉरी मैं माफी चाहूंगा। ओहो, आई इक्वल टू, ये भी नहीं होता है, यहाँ पे ई होता है, ई इक्वल टू आर प्लस स्मॉल आर होता है, ये फॉर्मूला होता है जी। आंतरिक प्रतिरोध हमें ज्ञात करना है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है आई इक्वल टू ई बाई आर प्लस आर होता है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हम सॉल्व कर देते हैं। देखिए हमें किसका मान चाहिए, हमें इस आर का मान चाहिए। ये हमारा, ये जो हमारा आर स्मॉल आर दिखा रहा है इसका मान चाहिए। तो हम एक पहले काम कर लेते हैं, ये आर प्लस आर है ना, इसको ये भाग में इधर आएगा तो गुणा करा देगा। तो ये हम क्या फॉर्मूला हो जाएगा, तो आई और कोष्ट में क्या हो जाएगा, आर प्लस स्मॉल आर, और बाई क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। ठीक है, ये आई इधर गुणा में है, इधर आएगा तो भाग करा देगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आर प्लस आर हो जाएगा, ये ई है, अब आई, ये आई हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये हमारा ये कैपिटल आर जो है ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ से आर का जो मान है निकला वो ई बाई आई और माइनस आर हो जाएगा। तो आंतरिक प्रतिरोध का सबसे पहले तो ये हमारा फॉर्मूला निकला। अब इस फॉर्मूले पर हम जैसे ही, इस फॉर्मूले पर हम जैसे ही वैल्यू रख देंगे तो हमारा मान जो है, हमारा जो वैल्यू है वो निकल जाएगा जी। ठीक है, तो रख के देख ले, चलिए देख लेते हैं। तो ये आर इक्वल टू, ई का मान कहाँ है जी, ई का मान है 2। ठीक है, आई का मान क्या है 0.5 और माइनस आर का मान कहाँ है, आर का मान है 3, तो 3 रख दिए बटे 1। ठीक है, अब देख लेते हैं। तो अगर हमें थोड़ा सा यहाँ पे, अगर इसको मैं इन दोनों को सुधारना चाहूँ तो थोड़ा इन्हीं दोनों की स्पेसिफिक में बात कर दे रहा हूँ। ये 2.04, ठीक है, इन दोनों की ही मैं बात कर रहा हूँ, तो इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, ये क्या लिखा गया है, 2/0.5 लिखा गया है ना। अब 0.5 को हम, ये 2 हो गया, ये हमारा मेन बटा, और 0.5 को 1/2 कहते हैं। ठीक है, तो ये 1/2 है, तो नीचे वाला ऊपर जाकर गुणा करा लेता है, तो ये ऊपर चला जाएगा तो 2 दूना 4 हो जाएगा और बचे 1 हो जाएगा। 4/1 होगा कि नहीं होगा जी। तो इन दोनों के जगह पर आप समझ गए ना, तो हम इसको जगह पे क्या लिख सकते हैं, 2/0.4 है, 5 है, इसके जगह पर 4/1 लिख देते हैं। तो इसके जगह पर 4/1 हम लिख देते हैं।
और ये माइनस है तो माइनस लिख दिए, और +3/1 है तो 1 लिख दिए। आप समझ रहे हैं ना ये 4/1 कहाँ से आया, ये आप समझ ही रहे होंगे। अब एक काम कर लेते हैं, देखिए इसके नीचे आप ही समझ रहे होंगे, अब आप समझ ही गए होंगे। देखिए बाबू, बात को समझिएगा, नीचे बटे में 1 का कोई मतलब नहीं होता है, तो इसके लिए ये हमारा केवल 4 हो जाएगा, और ये माइनस, और ये हमारा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और 4 में से 3 गया तो कितना बचेगा, 1। तो 1 हमारा ओम आ गया। तो 1 जो ओम आया यही हमारा आंतरिक प्रतिरोध का वैल्यू हो जाएगा जी। ये हमारा आंतरिक प्रतिरोध का वैल्यू हो गया, आंसर हमारा 1 ओम आ जाएगा। तो आपको मेन क्या है, ये फॉर्मूला तैयार करना और उसके बाद बार बार प्रैक्टिस करना। समझ गए ना। चलिए एक होमवर्क हम आपको देते हैं, ये रहा हमारा होमवर्क। कह रहा है कि 1000 वाट का हीटर में 4 घंटे चलाते हैं तो 30 दिन में कुल ऊर्जा ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये शक्ति जो फॉर्मूला है उस पर लगेगा, आराम से कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा, नहीं आए तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए खुशी की बात है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें। जितने भी स्टूडेंट वीडियो को अंत तक देखे हैं उनसे मैं एक थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगा कि वो कौन कौन से ऐसे स्टूडेंट हैं जो वीडियो को पूरी तरीके से अंत तक देखे हैं। तो उनको आपको क्या कमेंट करना है, कमेंट आपको ये करना है कि वीडियो कंप्लीट वॉच। ठीक है, ये दोस्त आप सभी कमेंट करेंगे, जो भी स्टूडेंट हमारी वीडियो को पूरी तरीके से इसको वॉच किए हैं और सभी क्वेश्चन किए हैं। क्या लिखेंगे, वीडियो कंप्लीट वॉच। मैं देखना चाहता हूं कौन कौन से ऐसे हमारे सीरियस वाले स्टूडेंट हैं जो हम वीडियो को पूरी तरीके से वॉच भी कर रहे हैं और पढ़ाई भी कर रहे हैं। अदरवाइज अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि अभी हम आपके लिए मॉडल पेपर लाने वाले हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाले हैं, तो वो सब आपको मिलेगा जी नोटिफिकेशन, और उस वीडियो को आपको मतलब मिस नहीं हो पाएगा। ठीक है ना। और शाम को 7:30 बजे आप चैनल पर सर्च करके ही आकर अपनी पढ़ाई कर लीजिए, अगर नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है तो, बट पढ़ाई जरूर कीजिएगा। अदरवाइज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का, टेलीग्राम ग्रुप का और इंस्टाग्राम तीनों का लिंक है, आप उस पर क्लिक कीजिए और वहां पे ज्वाइन हो जाएंगे। फ्री है जी, बिल्कुल फ्री। और सभी वन शॉट वीडियो का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश की तैयारी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्त, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। थैंक यू जी।